प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे थे कुंवर नारायण की कविता, जिसमें आपने पढ़ लिया था कविता के बहाने। अब दूसरी कविता है इनकी, बात सीधी थी पर। साधारण सी कविता है, भाव को लिए हुए, कोई सरलार्थ नहीं है। बात सीधी थी पर यानी भाषा की सहजता पर क्या है, बल देती है कि ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी क्या है, उलझ करके अग्राह्य बन जाती है, यानी बिना ग्रहण करने योग्य बन जाती है। अच्छी बात का या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। कभी कभार साहित्यकार अपने आप को अधिक श्रेष्ठ साबित करने के लिए घुमावदार भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात वो भाषा का कलिष्टतम रूप काव्य में अपना लेता है, जिसके कारण से वो बात पाठक वर्ग की समझ से परे होती चली जाती है। फिर वो उसमें कितना भी सुधार करे, जितना भी वो सुधार करना चाहता है, उतनी ही बात वो उलझती यानी कलिष्ट होती चली जाती है। यही बात यहाँ पर कवि व्यक्त करना चाहता है कि जहाँ तक हो सके काव्य में सीधी सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ताकि पाठक वर्ग उसको समझ सके। जो निश्चित शब्द है उसी का प्रयोग करना चाहिए, न कि कलिष्टम पर्याय का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। चक्कर, प्रभाव या प्रसंग, पेचीदी, जटिल या कठिन। तो देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि ने सीधी बात को चमत्कारी ढंग से कहने पर भावाभिव्यक्ति अस्पष्ट होने का क्या है, वर्णन, यानी सीधी सी बात को एक तरह से चमत्कारपूर्ण ढंग से वो कहना चाहता है, और चमत्कारपूर्ण ढंग से कहने के कारण वो भाषा क्या हो जाती है, कलिष्ट हो जाती है। फिर वो शब्दों के जाल में ऐसी फंसती है कि उसको व्यक्त करने की बजाय वो और भी अधिक जटिल होती चली जाती है। तो वही बात कवि कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने से वो और अधिक क्या हो गई, जटिल हो गई। अर्थात उसका प्रभाव यानी भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में उसकी सरलता क्या हो गई, समाप्त हो गई। कवि ने कहा है कि मेरे मन में एक बार सीधी सी बात थी जिसे मैं व्यक्त करना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने के कारण उसकी सरलता क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो फिर क्या हुआ, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। कवि कहता है कि जब उस भाषा को यानी शब्दों को सरल बनाने के प्रयास में भाषा को मैंने क्या किया, उल्टा पलटा, अर्थात उसका क्रम आगे पीछे किया। शब्दों को काटा छाटा, यानी शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, यानी शब्दों में काट छांट की है, उनके स्थान पर सरल शब्द प्रयोग करने की चेष्टा की, यानी शब्दों को काटा छांटा या उसे आगे पीछे किया, फिर भी घुमाया फिराया, यानी उनके क्रम को आगे पीछे किया, कि ऐसा करने से जो वाक्य या जो शब्द मैं प्रयुक्त करना चाहता हूँ या जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो स्पष्ट रूप से झलक करके सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी उन शब्दों को या सही शब्द को व्यक्त करने के लिए मैंने शब्दों में काट छांट की, उनके क्रम को आगे पीछे किया। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए, या फिर
भाषा के जंजाल से छूट करके क्या है वो बाहर आ जाए। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कि मैं शब्दों में काट छांट करता हूँ, उनके क्रम को आगे पीछे करता हूँ, इस आशा से क्या कि ऐसा करने से क्या है बात सीधी सी व्यक्त हो सके, लेकिन मेरे मन की ये बात सहजता से व्यक्त नहीं हुई और ये क्या है भाषा के जंजाल से छूटकर और भी कलिष्ठ होती चली गई। फिर से बोल रहा हूँ मैं, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी उस कथ्य को व्यक्त करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा अर्थात उसके क्रम को आगे पीछे किया है, शब्दों में काट छांट की, उनको आगे पीछे यानी क्रम उनका उल्टा सीधा किया। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि सीधी बात सरलता को क्या है सरलता की ओर व्यक्त हो सके, लेकिन मैंने जितनी बार भी कोशिश की वो सारी की सारी व्यर्थ होती चली गई। और मेरे मन की सहजता को फिर से बोल रहा हूँ मैं पूरे कोई बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कि मेरे मन में एक बार सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने के कारण वो उसकी सरलता क्या हो गई समाप्त हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया है। उस साधारण से कथ्य को व्यक्त करने के लिए भाषा में मैंने उलटफेर किया, शब्दों के क्रम को आगे पीछे किया। किस कारण से कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। इसे पाने की कोशिश में इस प्रकार से कोशिश की कि या तो वो बात बन जाए या इस कलिष्टतम शब्दावली के चक्कर से क्या है निकल करके वो बाहर आ जाए, लेकिन उससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। लेकिन जितनी बार भी मैंने ऐसा प्रयास किया, बात सरलता की ओर अग्रसर होने की बजाय पेचीदी यानी और भी कलिष्ठ होती चली गई, अर्थात भाषा के जाल में और भी क्या है वो फंसती चली गई, अर्थात जटिल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाहवाही। धैर्य, धीरज, बेतरह, बुरी तरह या गलत ढंग, तमाशाबीनों, दर्शकों या तमाशा देखने वालों। तो देखिए आगे क्या कहा है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। कवि ने कहा है कि सरल बात को जानबूझकर जटिल बनाने के प्रयास से कविता की भावाव्यक्ति वो क्या होती है बाधित हो जाती है, और उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात, सीधी सी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वह अधिक क्या है उलझ गई। यानी सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी इस सारी बातों को या इन सारी मुश्किलों को धैर्य से समझने की बजाय कि इनके स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि वो पाठक वर्ग के सुगमता से समझ में आ सके, इस बात को समझने की बजाय मैं उसे पेच की तरह खोलने की बजाय बेतरह कसता जा रहा था। अर्थात उस शब्दावली को सरल करने की बजाय मैं उसे और भी अधिक कलिष्ठ बनाता जा रहा था। पेच की तरह से अभिप्राय, जैसे दीवार में लगा हुआ पेच हम ज़बरदस्ती कसते हैं तो उसकी क्या होती है चूड़ी मर जाती है, ऊपर से तो ढका हुआ या कसा हुआ नज़र आता है लेकिन अंदर से पोला रह जाता है, खींचने पर तुरंत क्या है निकल आता है। वैसे ही वो शब्दावली ऊपर से तो उसे क्या है सरल दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में अत्यंत क्या है गंभीर भाव लिए हुए थी, कलिष्ठ अर्थ लिए हुए थी, इसलिए वो समझने की बजाय और भी अधिक जटिल होती गई। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाहवाही। क्योंकि ऐसा कर्तव्य करने से मुझे मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो प्रशंसक हैं, उनकी शाबाशी और वाहवाही मुझे क्या है साफ सुनाई दे रही थी, और उसी प्रशंसा के जंजाल में फंस करके मैं सरल शब्दावली को व्यक्त करने की बजाय और भी उसे कलिष्ठ बनाता जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था।
जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्यों नहीं, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? चूड़ी मर गई, प्रभाव समाप्त होना, कसाव कसावट या पकड़, सहूलियत सुविधा, पसीना पोंछना परेशान होना। तो आगे देखिए, भाषा में अनावश्यक तोड़ मरोड़ करने से और भावाव्यक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, उसी का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो कसाव था न ताकत। बार बार भाषा में परिवर्तन करने के कारण मैं थक चुका था और थक कर मैंने शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग करना क्या है, प्रारंभ कर दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यानी आखिरकार मैंने हार मान करके और शब्दों का ज्यों का त्यों क्या है प्रयोग कर दिया, जो ऊपर से तो क्या है अत्यंत और रुचिकर शब्द लग रहे थे, लेकिन अंदर से उनमें कोई भी अत्यंत भाव नहीं था, अर्थात एक कील की तरह थे जो ऊपर से ठोक देने के पश्चात अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं होता, वो क्या है तुरंत सुगमता से उखाड़ी जा सकती है। वैसे ही वो शब्द क्या है नजर आ रहे थे, ऊपर से तो अत्यंत रुचिकर लग रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से उनमें कोई भाव नहीं था हैं, और न ही उनका प्रभाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी स्वयं कथ्य जो मुझसे एक तरह से शरारती बच्चे की तरह से जैसे मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, पसीना पहुँचते हुए मुझे परेशान होते हुए देख करके एक शरारती बच्चे की तरह जैसे स्वयं शब्द हैं मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि तुम कवि तो बन गए हैं, यानी तुम कवि तो बन गए, लेकिन अभी भी तुम्हें सुविधाजनक रूप से भाषा का प्रयोग करना अभी भी नहीं आता, अर्थात जिस भाव को तुम व्यक्त करना चाहते हो उस भाव को व्यक्त करने में अभी भी तुम असमर्थ हो। तो प्रश्न देखिए इसके, कविता के बहाने कविता की तुलना किसके साथ सार्थक मानी गई है? तो इसमें आप ब विकल्प को सही करोगे, फूल का खिलने से, फूल का खिलना। कर्तव्य शब्द में है क्या है? कर्तव्य शब्द में प्रशंसा। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने का क्या अभिप्राय है? यद्यपि चिड़िया आकाश में स्वच्छंद क्या है उड़ान भरती है, परंतु उसके हृदय में सूक्ष्म भावनाओं का क्या है अभाव होने से ये कविता की उड़ान से अपरिचित रहती है। या यूँ कह लीजिए कि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित क्या होती है, सीमा होती है, जबकि कवि की कल्पनाओं की या कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, वो तो सीमातीत होती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने का क्या आशय? बच्चे खेलते समय हैं अपने पराये का क्या नहीं रखते, भेद नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से बच्चे खेलते समय अपने पराये का भेद नहीं रखते, सभी सुख दुख में एक दूसरे से क्या है मेलजोल रखते हैं। कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है? तो कविता की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक, प्रश्न मुख्य है भाई, ध्यान दोगे कि कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है। तो हर कविता का उद्देश्य मूल भाव, केंद्रीय भाव, ये आपको याद रहना चाहिए। कविता की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक उड़ान और विकास वाली होती है। कविता की उड़ान है वो फूलों के विकास से भी अधिक क्या है उड़ान वाली, और चिड़िया की उड़ान से भी क्या है अधिक विकास वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंदमयी होती है। इस तरह कविता की महत्ता सर्वोपरि होती है, उसकी उड़ान सीमातीत यानी एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैली रहती है। परंतु आज के युग में यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व क्या है संकट में आ गया है।
इसलिए कवि ने कविता की सृजनात्मक ऊर्जा बनाए रखने का क्या है यहाँ पर संदेश दिया। यही पंक्ति मूल है कि आज यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व क्या आ गया है, संकट में आ गया है। इसलिए कवि ने कविता की सृजनात्मक ऊर्जा बनाए रखने का क्या है, संदेश दिया है। क्योंकि कविता है वो फूलों की खुशबू से और चिड़िया की उड़ान से भी क्या है, परे है। क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, पुष्प के खिलने की और सुगंध बिखेरने की भी एक निश्चित क्या होती है, परिधि होती है। लेकिन उच्च कोटि का साहित्य हर काल में हर पाठक वर्ग द्वारा हर समय क्या है, पढ़ा जा सकता है और उससे आनंद लिया जा सकता है और सदप्रेरणा ली जा सकती है। बिना मुरझाए कौन महकता है और क्यों? फूल खिलकर कुछ समय बाद क्या है, मुरझा जाता है। वह जब तक खिलता रहता है तब तक महकता रहता है, परंतु मुरझा जाने पर उसकी महक और उसका अस्तित्व कम हो जाता है। कविता कभी भी नहीं मुरझाती, वह सदा खिलती रहती है तथा अपनी भावगत सुगंध को क्या है, वो बिखेरती रहती है। अतः कविता की कल्पना ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए महकती रहती है। वह अनंत काल तक जीवित रहकर आनंद का प्रसार करती है। भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? भाषा और बात का परस्पर क्या होता है, गहरा संबंध होता है। मानव द्वारा मन में उत्पन्न विचारों और भावों को ही भाषा या शब्दों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। व्यक्ति जैसा सोचता है और अनुभव करता है वह उसे उसी रूप में सहजता से क्या है, कह भी देता है। तो वह बात सीधी सपाट मानी जाती है। परंतु कभी कभी व्यक्ति अपनी बात को कलात्मक ढंग से अलंकृत शब्दावली के द्वारा सजा संवार करके कहना चाहता है, अर्थात वह बात को बनाकर कहना चाहता है और भाषा के मोह में पड़ जाता है तथा ऐसे शब्द प्रयुक्त करने लगता है जो बनावटी हो, भावानुकूल न हो, और कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाने से जो भाव वो व्यक्त करना चाहता है उससे वो परे हो जाता है और भाषा और भी क्लिष्ट हो जाती है। फिर पाठक या श्रोता जिस अर्थ के लिए उस बात को सुनना चाहते हैं वो उससे क्या है, दूर होते चले जाते हैं। इस प्रकार भाषा के चक्कर में सरल बात भी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। कविता एक खेल है, बच्चा ही जाने, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों को खेलने में आनंद मिलता है और खेल में अपने पराये का क्या है, वो कभी भी भेदभाव नहीं रखते। वो अपना भेदभाव भूल करके खेलते हैं। खेल खेल में बच्चे एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, एक दूसरे के घर को भी अपना ही घर क्या है, समझते हैं और कभी भी वो अपने पराये का क्या है, भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार से कविता होती है। कविता भी अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं करती। कहा गया है कि वसुदैव कुटुंबकम, यानी कविता में संपूर्ण विश्व को एक ही परिवार की तरह रखने का साहित्य में क्या है, एक तरह से मादा होता है। सभी साहित्य, उत्तम कोटि का साहित्य हमेशा पथ प्रदर्शक होता है, वो अपने पराये का कभी भी भेदभाव नहीं करता। जिस प्रकार से बच्चा खेल खेल में अपने पराये का भेदभाव नहीं करता, वैसे ही कविता भी अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं करती है। तो कविता एक बच्चे के खेल की तरह होती है जो हर समय हर काल में और हमेशा सदप्रेरणा देती रहती है। तो इसी के साथ ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। कल नए टॉपिक के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।